हेलो गाइज, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा आप सभी बायोलॉजी स्टूडेंट्स और टीचर्स का इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं बायोलॉजी के बिगिनर स्टूडेंट्स, विशेष रूप से क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आधार यानी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की चर्चा करूंगा। इसकी क्या आवश्यकता है, इसके बिना क्यों हमारा काम नहीं चलेगा, इसे ही हम आज समझेंगे। इस क्लासिफिकेशन का प्रारंभ कैरोलिनस लिनियस के समय हुआ और अंत में हम लोग 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के रूप में ऊज नाम के वैज्ञानिक की चर्चा करते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने टाइटल के रूप में लिया है टर्म लिनियस टू ऊज, यानी लिनियस के समय से ऊज तक के समय में जो परिवर्तन हुए उसकी बात हम लोग करेंगे। आप सभी जानते हैं कि दुनिया में लाखों ऑर्गेनिज्म विलुप्त हो चुके हैं, बावजूद इसके 1.75 मिलियन जीवित ऑर्गेनिज्म के होने की संभावना बताई जा रही है। कम से कम 1.5 तो जरूर होंगे। इनमें से 1.25 एनिमल किंगडम में है, यानी 80% एनिमल किंगडम में है, और बाकी 0.5 मिलियन सूक्ष्म जीव और प्लांट हैं। एनिमल किंगडम में भी 1.05 मिलियन सिर्फ ऑर्थ्रोपोडा यानी संधिपाद प्राणी है, यानी कि ऑर्थ्रोपोडा का अकेला 57% हिस्सेदारी होता है सजीव जगत में। अब 1600 ईस्वी तक अनुमान है कि 1140 प्लांट स्पेसीज और एनिमल स्पेसीज विलुप्त हो चुके थे, और अभी तत्काल 31,000 से ज़्यादा स्पेसीज खतरे में है, थ्रेटेंड या इंडेंजर्ड स्पेसीज है। तो अगर इस तरीके से प्रतिवर्ष एक एक कर स्पेसीज विलुप्त होते जाएंगे तो यह आदमी के अपने अस्तित्व के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आदमी भी अन्य जीव जंतुओं की तरह एक स्पेसीज है, इस नेचर का, इस प्रकृति का हिस्सा है। इसलिए आदमी के साथ साथ अन्य जीव जंतुओं का भी सह अस्तित्व होना चाहिए। आदमी का कल्याण इन जीव जंतुओं के प्रकृति के कल्याण से, प्रकृति के संरक्षण से जुटा हुआ है। बिना प्रकृति को संरक्षित किए मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है। और वैसे भी आदमी बहुत सारे भोजन के पदार्थों के लिए, जलावन के ईंधन के लिए, लकड़ियों के लिए, रेशे और दवाइयों के लिए और कई अन्य उपयोगी चीज़ों के लिए, जैसे गोंद है, शहद है, तो इन चीज़ों के लिए जंगलों पर, वनस्पतियों पर और अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर रहता है। लेकिन अगर इतनी बड़ी संख्या में जीवों की हम बात करें तो कोई एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक
इन स्पेसीज को कभी नहीं देख पाएगा। उनका नाम भी कहीं एक जगह संकलित नहीं मिलेगा। इसलिए सभी स्पेसीज का अध्ययन तो मुश्किल है, असंभव है। लेकिन अगर एक समान लक्षणों वालों को एक ग्रुप में रख दिया जाए और उससे भिन्न लक्षण वाले को अलग ग्रुप में रख दिया जाए और इस तरह से 200-400-500 समूह बना दिए जाए और प्रत्येक समूह में एक समान लक्षण वाले अधिकांश जीव जंतु या पौधे हों, तो हम एक एक नमूना को लेकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। एक के अध्ययन करने से बाकी का भी अनुमान लग जाएगा। बाकी में थोड़ा बहुत अंतर होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो इसलिए बायोलॉजी के अध्ययन के लिए कैटेगरीज का बनाया जाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि सजीवों का वर्गीकरण होना बहुत ज़रूरी है। द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स इनटू वेरियस ग्रुप्स और टैक्सा इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण क्या हुआ? तो विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें कि हम विभिन्न समूहों में या विभिन्न वर्गों में जीवधारियों को अलग अलग बांटते हैं, यानी वर्गीकृत करते हैं। कैरोलिनस लिनियस ने, जो स्वीडन के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण के सिद्धांत दिए, वर्गीकरण का तरीका समझाया, जिसके कारण हम उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, वर्गीकरण विज्ञान के जनक। लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरी नाम की किताब में, जिसे उन्होंने 1735 में प्रकाशित कराया था, उन सिद्धांतों की चर्चा की जिसके आधार पर सजीवों का वर्गीकरण हो सकता है। उन्होंने वर्गीकरण के सोपान तैयार किए, अलग अलग स्तर पर अलग अलग ग्रुप बनाए, ऊंचा ग्रुप, उसके अंदर कुछ निम्न ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप के अंदर और कई सारे ग्रुप, और इस तरह से उन्होंने समूह बनाकर, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बनाकर लगभग 7300 प्लांट का विवरण स्पेसीज प्लांटेरम नाम की किताब में किया, जिसका प्रकाशन 1753 में हुआ था। लगभग 4600 एनिमल्स की भी उन्होंने चर्चा की थी। बाद में अर्नस्ट मेयर, इनकी किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, जूलॉजी में मास्टर लेवल पर यह किताब पढ़ाई जाती है। उन्होंने कहा कि ऑल द ऑर्गेनिज्म्स हैव ए डेफिनिट इंटर रिलेशनशिप इन टर्म ऑफ देयर इवोल्यूशन, यानी जब जीव जंतुओं का विकास होता है तो विकास के समय एक स्पेसीज से कई स्पेसीज बनते रहते हैं और बार बार अलग अलग शाखाओं में बढ़ते रहते हैं। अगर हम लक्षणों के आधार पर उनके इस विकास क्रम को समझ लें तो हर स्पेसीज का एक निश्चित स्थान है, कौन कहाँ पर स्थित है इसका पता चल जाएगा। तो प्रकृति ने खुद ही वर्गीकरण कर दिया है, बस हमें इवोल्यूशन के आधार पर उनका कौन सा सही स्थान होगा उसको समझने की ज़रूरत है, उनके परस्पर संबंधों को समझने की ज़रूरत है, और उस आधार पर जब हम उसे सजाएंगे तो अपने आप वर्गीकरण हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्लासिफिकेशन नाम की जगह पर सिस्टमैटिक पोजीशन शब्द का प्रयोग किया और टैक्सोनॉमी की जगह पर सिस्टमैटिक्स का प्रयोग किया। हम लोग भी अब सिस्टमैटिक्स
या साइंटिफिक पोजीशन की बात लिखते हैं। टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग बहुत कम करते हैं। जब विकास क्रम के आधार पर यह संबंध बताया जाता है, इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप के आधार पर डिस्कशन होता है, तो ऐसे वर्गीकरण को फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अब क्लासिफिकेशन के लिए हमको उस जीवधारी के सभी तरह की चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, टोटल बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है। उसके आकार प्रकार, उसकी आंतरिक बनावट, उसका एम्ब्रायोलॉजी यानी भ्रूण विकास, उसकी कार्यिकी यानी फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, एडेप्टिव वेरिएशन इत्यादि। लिनियस ने इन सभी आधारों पर जब वर्गीकरण करना शुरू किया तो उन्होंने 7 कैटेगरीज का निर्माण किया। ये 7 कैटेगरी, किंगडम है सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट। उसके अंदर कई सारे फाइलम होंगे और प्रत्येक फाइलम के अंदर अनेकों क्लास और क्लास के अंदर ऑर्डर होंगे। ऑर्डर के अंदर फैमिली, तब जीनस और अंत में स्पेसीज आता है। तो किंगडम सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा समूह और स्पेसीज सबसे छोटा यानी इकाई समूह हुआ। इस आधार पर किंगडम के अंदर बहुत तरह के फाइलम, बहुत तरह के क्लासेज हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की बनावट में बहुत वेरिएशन मिलेगा, यानी सबसे अधिक वेरिएशन किंगडम लेवल पर मिलेगा। लेकिन स्पेसीज में एक ही प्रकार के सजीव हैं, उसके सारे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसे हैं, इसलिए वह यूनिफॉर्म कैरेक्टर का ऑर्गेनिज्म होगा। और अगर कभी आपको किसी तरीके से धोखा लगे तो 2 सिमिलर लगने वाले ऑर्गेनिज्म को क्रॉस करा के देखिए। अगर उनके बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वे सेम स्पेसीज हैं, और अगर क्रॉस रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो वे अलग अलग स्पेसीज हैं। इस बात को रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहा जाता है। अब सिर्फ 7 कैटेगरी हो जरूरी नहीं है। कई बार क्लास के अंदर सीधे ऑर्डर बन जाता है, ऑर्डर के अंदर जीनस और स्पेसीज। छोटा समूह होगा तो 7 की जगह पर 5 या 4 कैटेगरी भी हो सकता है। लेकिन अगर वह बहुत बड़ा समूह हो तो उसके अंदर क्लास के अंदर सब क्लास या इंफ्रा क्लास, ऑर्डर के अंदर सब ऑर्डर, फैमिली के अंदर सब फैमिली इत्यादि बनाए जा सकते हैं। अब इवोल्यूशन के दौरान आज का जो स्पेसीज है, हो सकता है 1000 साल बाद 2 सब स्पेसीज में बढ़ जाए और कुछ दिनों के बाद हर एक सब स्पेसीज एक स्पेसीज का दर्जा प्राप्त कर ले। तो जो पुराना स्पेसीज है उसका प्रमोशन जीनस के लेवल पर हो जाएगा, जीनस का फैमिली के लेवल पर हो जाएगा, फैमिली का ऑर्डर के लेवल पर हो जाएगा। तो इस आधार पर ऐसा माना जाता है कि टैक्सोनॉमी कोई अस्थाई चीज़ नहीं है। हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान बढ़ने के साथ साथ टैक्सोनॉमी में परिवर्तन होते रहता है। कई बार समूह ही बदल जाया करता है। अब अगर स्पेसीज की बात करें तो स्पेसीज का अलग अलग वातावरण में काफ़ी वेरिएशन होता है। अब वो वेरिएशन सिंपली स्थान परिवर्तन, इकोसिस्टम में परिवर्तन के कारण हुआ है कि वास्तव में वह अलग रेस या सब स्पेसीज का दर्जा प्राप्त कर रहे हैं। तो इसकी जानकारी के लिए हमारे पास अब मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी
यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक बहुत बड़ा हथियार है जिससे हम डीएनए की रचना, प्रोटीन के प्रकार, एंजाइम के कई आइसोएंजाइमेटिक फॉर्म होते हैं, इन सब का भी अध्ययन करते हैं। तो इसे मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अब फिर से मैं रिवाइज कर दूं कि किंगडम हाईएस्ट लेवल है, सबसे बड़ा ग्रुप है, इसलिए उसमें काफ़ी डाइवर्सिटी और वेरिएशन होगा और स्पेसीज यूनिफॉर्म कैरेक्टर वाला होगा, उसमें वेरिएशन नगण्य होगा और जो होगा भी तो बड़ा सुपरफिशियल होगा, वेराइटीज, रेसेज और इकोटाइप के रूप में होगा। अब देखिए कैसे किंगडम का जर्नी आगे बढ़ा। तो लिनियस ने सबसे पहले 1772 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने प्लांट और एनिमल ये 2 समूह बनाए, 2 किंगडम बनाए। प्लांट किंगडम में सेल वॉल होता है, एनिमल किंगडम में नहीं होता है। हिकेल नाम के वैज्ञानिक ने प्रोटिस्टा किंगडम का निर्माण किया जिसमें सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। कोपलैंड ने प्रोटिस्टा को 2 भागों में बांट दिया, मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो इस तरह 4 किंगडम बन गए। व्हिटेकर ने प्लांट से फंजाई को अलग कर दिया तो 5 किंगडम बन गए। और अंत में ऊज नाम के वैज्ञानिक ने मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में। तो इस तरह से 6 किंगडम बन गए। तो 5 किंगडम व्हिटेकर के द्वारा और 6 किंगडम ऊज के द्वारा प्रस्तावित क्लासिफिकेशन है। प्रत्येक के लक्षणों के आधार आप देखिए। जब लिनियस ने 1772 में यह क्लासिफिकेशन दिया तो सेल वॉल है तो प्लांट किंगडम, अगर सेल वॉल नहीं तो एनिमल किंगडम। हिकेल ने चाहे प्लांट जैसा हो या एनिमल जैसा हो, जितने यूनिसेलुलर थे एक कोशिकीय, उन सबको अलग करके प्रोटिस्टा किंगडम बना दिया। और बाद में कोपलैंड ने प्रोटिस्टा को तोड़ दिया, प्रोकैरियोट को मोनेरा बना दिया और सभी एक कोशिकीय यूकैरियोट को प्रोटिस्टा रहने दिया। प्लांट कौन हुए तो मल्टी सेलुलर विद सेल वॉल और एनिमल मल्टी सेलुलर विदाउट सेल वॉल। अब इसके बाद व्हिटेकर ने प्लांट को जब 2 भागों में बांटा तो यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, लेकिन अगर इसमें सेल वॉल काइटिन का बना हुआ हो जिसे फंगल सेलुलोज भी कहा जाता है और प्लास्टिड नहीं हो तो उसे फंगस कहा गया, यानी कवक या फफूंद वर्ग। और अगर वह मल्टी सेलुलर हो, सेलुलोज का बना सेल वॉल हो और उसमें प्लास्टिड पाया जाता हो तो उसे प्लांट किंगडम में रखा गया। एनिमल बिना सेल वॉल और बिना प्लास्टिड के सजीव है। प्लास्टिड्स में सबसे प्रसिद्ध क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन प्लांट के सभी सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। यह सिर्फ बाहरी सतह के पत्ते और तना की सतह पर के सेल्स में पाया जाता है। ऊज ने अब मोनेरा को यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में बांटा। ऊज ने एक और काम किया, उन्होंने कहा कि किंगडम के ऊपर 3 सुपर किंगडम बनाए जा सकते हैं, एक बैक्टीरिया का और दूसरा आर्की बैक्टीरिया का। यह बैक्टीरिया जैसा लेकिन प्राचीन है और अजीबोगरीब वातावरण में रहता है जहाँ सामान्यतः कोई दूसरा सजीव नहीं रहता है। और यूकैरिया के अंदर फंगस, प्लांट और एनिमल होंगे। अब आपके सामने यह एक सब्जी
अपने लता से लटकता हुआ दिख रहा है। देखते ही आप मन ही मन इसका नाम जरूर बोले होंगे, लेकिन पता नहीं आपने इसका क्या नाम लिया। जो कॉमन नाम यहाँ बिहार में या हिंदी भाषी क्षेत्र में बोला जाता है, कोई उसे नेनुआ बोलता है, घिउरा बोलता है, घिया बोलता है, झींगा, तोरई या परोल बोलता है। तो जब हिंदी में आप इसे 6-7 नामों से पुकारते हैं तो अपने ही देश में कितनी सारी भाषाएं हैं, 24-25 से ज़्यादा भाषाएं हैं, और पूरी दुनिया को मिला दे तो सैकड़ों भाषाएं हैं। पता नहीं कौन लोग किस नाम से इसे पुकारते होंगे। यूरोप में कोई इसे स्पॉन्ज गोड बोलता है, तो कोई इजिप्टियन कुकुम्बर बोलता है, तो कोई वियतनामीज लुफ्फा बोलता है। अगर एक के साथ ऐसी घटना है तो पता नहीं दूसरे सारे प्लांट्स और एनिमल्स का कितना सारा नाम होगा। तो कोई व्यक्ति अगर किसी प्लांट या एनिमल का विवरण दे, उसके गुण धर्मों का डिस्कशन करे और स्थानीय नाम का उपयोग करे, तो क्या यह संभव है कि पूरी दुनिया का डिक्शनरी लेकर कोई बैठे और उस चीज़ को पहचाने कि यह कौन सा चीज़ है? शायद नहीं है। इसलिए एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक नेम होना चाहिए। इस स्टैंडर्ड साइंटिफिक नेम को बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर नाम की पद्धति से बताया गया, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन दिया गया, यानी 2 शब्दों का उपयोग किया गया। साइंस में इस नेनुआ या झींगा या घिउरा जैसे सब्जी का नाम है लुफ्फा इजिप्टिये का। दुनिया में जब भी कभी इस नाम का उपयोग होगा तो एक ही स्पेसीज के लिए इसका उपयोग होगा, किसी और के लिए नहीं होगा। तो 2 शब्द कैसे उपयोग में आते हैं, इसके लिए नियम कानून बनाए गए और इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए जिसके आधार पर नामकरण किया जाएगा। पहला पॉइंट होगा कि नाम में 2 शब्दों का उपयोग होगा। पहला शब्द होगा जीनस का नाम और दूसरा होगा स्पेसीज का नाम। 2 शब्दों के कारण इसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति कहा गया। अब जीनस के नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, जबकि बाकी सारे अक्षर और स्पेसीज का नाम स्मॉल लेटर में होगा। जब यह कंप्यूटर से या प्रेस में छपाया जाता है तो यह नाम इटैलिक्स में टेढ़े अक्षर से लिखे जाते हैं, लेकिन जब हाथ से या मैनुअल टाइप किया जाता है तो उसे अंडरलाइन कर दिया जाता है। अब जब आप किसी नए स्पेसीज का जिक्र करेंगे तो खोजने वाले वैज्ञानिक के मन पर निर्भर करता है कि वह कैसा नाम, कौन सा नाम यूज करे। वह भगवान का नाम, किसी पहाड़ का नाम, किसी नदी का नाम, किसी देश का नाम, किसी वैज्ञानिक का नाम हो सकता है। उदाहरण के लिए हिमालय पहाड़ के नाम पर हिमालयनसिस, गंगा नदी के नाम पर गंगेटिका, इंडिया देश के नाम पर इंडिका या अमेरिका के नाम पर अमेरिकाना हो सकता है। लैमार्क नाम के वैज्ञानिक के नाम पर लैमार्कियाना हो सकता है। जब बोलते हैं लेशमानिया डोनोवेनी तो लेशमान और डोनोवान दोनों वैज्ञानिक का नाम है। इन दोनों ने फाइलेरिया वर्म की खोज की थी। तो फाइलेरिया वर्म का नाम रखा गया बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, यहाँ भी 2 वैज्ञानिक हैं। और लेशमानिया डोनोवेनी यह कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। तो ये 2 ऐसे बायोलॉजिकल नेम हैं जिसमें वैज्ञानिकों के
जीनस और स्पेसीज दोनों नाम है। अब आपके यहाँ की कॉमन मछली है, आप उसे नाम देते हैं लेबियोरोहिता। तो जब आप प्रिंट करते हैं तो टेढ़ा अक्षर रहता है यानी इटैलिक रहता है, और जब आप हाथ से लिखते हैं या टाइप करते हैं तो लेबियो और रोहिता दोनों शब्द के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। आप जब भी नाम का प्रयोग करेंगे तो उसका स्टाइल ग्रीक या लैटिन भाषा के शब्द जैसा होना चाहिए। इसीलिए हिमालय से हो गया हिमालयंसिस, गंगा से हो गया गंगेटिका, कोसी नदी होती तो कोसियंसिस हो जाती। इस तरह से नाम ग्रीक या लैटिन स्टाइल में लिखा जाता है। कई बार एक स्पेसीज के कई वेराइटीज या कल्टीवर्स होते हैं, सब स्पेसीज या रेसेज होते हैं, तो उनका नाम भी जरूरी है। अगर आप कहते हैं कि मैंने आम खाया तो सवाल उठेगा कौन सा आम खाया, मालदा खाया, फजली खाया, जर्दालू खाया, सुकुल खाया, अल्फांसो खाया, दशहरी खाया, कौन सा आम खाया। वह बहुत मीठा है, कितना शुगर कंटेंट, पर ग्राम 100 मिलीग्राम, तो कौन से आम का। कोई आम खट्टा भी तो होता है। तो आप मैंगीफेरा इंडिका के बाद वेराइटी मालदा, फजली, जर्दालू इस तरह से नाम लिख देते हैं। लीची है, देसी है, पूर्वी है, अर्ली बेदाना है, लेट बेदाना है, उस वेराइटी या कल्टीवर का नाम लिखते हैं। कई बार ब्रैकेट में वैज्ञानिक का नाम, जिसने वह नाम दिया था और जिस साल उसने अपना रिपोर्ट पब्लिश करवाया था, वह ईयर भी लिखा जाता है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि कई बार एक ही चीज़ के दो नाम पड़ जाते हैं, दो अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग जगह पर दो अलग अलग नाम का उपयोग कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन सा नाम रहेगा। तो जिस वैज्ञानिक का नाम पहले दिया गया है, यानी जिसका पब्लिकेशन पहले हुआ है, तो लॉ ऑफ प्रायोरिटी का पालन होगा, उसी का वैज्ञानिक को ऑनर दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। अब जैसे आम का नाम मैंगीफेरा इंडिका और लीची का नाम लीची चाइनेंसिस है, कटहल का नाम आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस है, तो एप्पल का नाम मेलस डोमेस्टिका है। तो सैकड़ों फल आप खाते हैं, उनके अलग अलग नाम होंगे, दो दो शब्दों के बने हुए। और इसी तरह एनिमल में भी सैकड़ों एनिमल्स के नाम हैं, बर्ड्स के नाम हैं, मछलियों के नाम हैं, सब में दो शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आदमी का नाम है होमो सैपियंस, लेकिन जो आधुनिक मानव हम लोग हैं उसका एक सब स्पेसीज हो गया होमो सैपियंस, सैपियंस नाम है। पहला वर्ड है होमो जीनस का, दूसरा सैपियंस स्पेसीज का, और तीसरा शब्द फिर से सैपियंस है, वह है सब स्पेसीज का। गंगा जी का सोंस गंगेटिक डॉल्फिन को प्लेटेनिस्टा गंगेटिका कहते हैं। कैट है फेलिस डोमेस्टिकस, टाइगर है फेलिस टिग्रिस, डॉग है कैनिस फेमिलियरिस, तो लायन है पैंथेरा लियो या पैंथेरा टिग्रिस, काव है बॉस प्रीमिजीनियस, तो भैंस है बुबेलस बुबेलिस। तो इस तरह बहुत सारे एनिमल भी हैं, सब के नाम दो दो शब्दों से बनेंगे। अब कई बार आप देखिएगा कि जीनस और स्पेसीज दोनों का एक ही शब्द से नामकरण किया गया है, यानी जीनस का भी वही नाम है जो स्पेसीज का है। तो इस तरह के नाम को बोलते हैं टॉटोनिम। जैसे पीका पीका, यह यूरेशियन मैगपाई है जिसका जीनस स्पेसीज सेम है। सुला सुला, यह रेड फुटेड बूबी, एक स्ट्राइप्ड संघ का नाम है मेफिटिस मेफिटिस। और आपके पास भी एक मछली है कतला, उसका नाम है कतला कतला। तो ऐसे सैकड़ों प्लांट और एनिमल हैं
जिनमें कि जीनस और स्पेसीज दोनों का नाम सेम है, तो इसे क्या कहेंगे? टॉटोनिम। तो इस तरह आपने वर्गीकरण की आवश्यकता और 5 या 6 किंगडम का आधार, मुख्य कैरेक्टर समझा, नामकरण की पद्धति भी आपने समझा। तो इसके बाद हम लोग आगे के सेशंस में एक एक किंगडम को अलग अलग लेंगे। छोटा किंगडम होगा तो एक बार में, अब बड़ा किंगडम होगा तो 2 भाग में बांटकर सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे, उदाहरण समेत अध्ययन करेंगे।